चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव सर आप सभी विद्यार्थियों को जिनका बिहार पुलिस या जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और जिनका भी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो, देखिए सभी में जो है क्वेश्चन सेम ही होता है, पैटर्न वही होता है, क्वेश्चन वही होता है, लेवल का जो है ऊपर नीचे किया जाता है। जैसे बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, वैकेंसी भी आ गई है और आप लोग को कैरियर कैंपस के तरफ से बिहार पुलिस का लाइव क्लास आप लोग को डेली 7 बजे से मिलेगा, जिसमें आपका प्रीवियस क्वेश्चन थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों माध्यमों से कराया जाएगा और इसमें प्रीवियस क्वेश्चन को रखा गया है। तो जो बच्चे जिनका एग्ज़ाम है या जो भी बिहार पुलिस में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इनका डेट जो जान ही रहे हैं आप लोग 18/4 को तक दिया गया है और इसका एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है। उसके नज़र रखते हुए कल से हम लोग बिहार पुलिस का लाइव क्लास करेंगे और 100% रिजल्ट बनाएंगे और इसके लिए हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन का और प्लस न्यू क्वेश्चन का पैटर्न को देखते हुए चलेंगे। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला जो क्वेश्चन है कोशिका, यानी किसी भी एग्जाम में अगर उठा लिया जाए तो बायोलॉजी का जो पहला टॉपिक है कोशिका सेल, यहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बात करते हैं छलनी, कह रहा है छलनी कोशिका। चलिए छलनी कोशिका में छलनी कोशिका किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि कोशिका का खोज पहली बार 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का जो खोज हुआ था 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था कॉर्क के सहायता से और 1674 में जीवित कोशिका का खोज हुआ था यह मोजेक में और 1638-39 में स्लाइडेन एवं स्वान ने इसका सिद्धांत दिया था। और बात करते हैं यहां जो कह रहा है कोशिका, तो आप जानते हैं कोशिका होता है 2 प्रकार का, एक अस्थायी ऊतक और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। तो समझिए, एक होता है सरल कोशिका, एक होता है जटिल कोशिका। तो जो जटिल होता है वह 2 प्रकार के होता है, जाइलम और फ्लोएम, और सरल ऊतक होता है पौधों में कोलेनोकाइमा, स्क्लेरोकाइमा, पेरेनोकाइमा। तो वो कह रहा है कि छलनी कोशिका कौन है जी? तो छलनी कोशिका कौन होता है? तो वो होता है आपका क्लोएन, यानी कि होता है आपका फ्लोएम जो होता है, क्लोएन लिखा गया है, यहां पर होगा फ्लोएम। यह जो होता है आपका खनिज प्लस लवण को ले जाने का काम करता है। और जाइलम जो होता है यह जल चलिए यह जो है जाइलम जो है आपका जल ले जाने का कार्य करता है। जाइलम जो है आपका जाइलम जो है आपका चलिए, तो जाइलम जो है आपका जल ले जाने का कार्य करता है और फ्लोएम जो है पौधे में खनिज तथा लवण ले जाने का कार्य करता है। और बताए थे यह जो होता है जटिल ऊतक होता है और एक होता है सरल ऊतक जो पौधे में होता है स्क्लेरोकाइमा, कोलेनोकाइमा, पेरेनोकाइमा,
जिसके कारण कहते हैं कि पौधा लचीला होता है, वह होता है आपको कोलेनोकाइमा, और कठोरपन होता है स्केलोकाइमा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। अगला है पौधे में भोजन। तो जो पौधा होता है वह स्वपोषी होता है, अपना भोजन खुद बनाता है और सूर्य के प्रकाश के अभिक्रिया में बनाता है, सूर्य के, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो पौधे में भोजन किस रूप में सिंचित रहता है? तो पौधे में हम लोग जानते हैं जो प्लांट्स होता है उसमें प्लास्टिड होता है, जिसमें हरित लवक होता है, अवर्णिक लवक होता है और वर्णिक लवक। तो जिसमें हरित लवक जो होता है पौधे की पत्तियों में, वह भोजन बनाने में मदद करता है, और अवर्णिक लवक जो पौधे भोजन बनाते हैं उसको क्या करता है, संग्रहित रखता है, पानी वगैरह को सिंचित रखता है कि जब उसको जरूरत पड़ेगा उससे उसको पूरा किया जाए। तो यहां पर कह रहा है पौधे में जो भोजन होता है वह किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। पौधे में स्टार्च जो होता है वह लिपिड प्रोटीन का बना होता है, लिपिड प्रोटीन का बना होता है, और स्टार्च के रूप में होता है। जैसे मानव बॉडी में एनर्जी जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा मिलता है, उसी प्रकार पौधों में जो होता है वह भोजन वह अपना स्टार्च के रूप में ग्रहण करता है। ग्लूकोज जानते हैं, जिसका C6H12O6 सूत्र होता है। उसके बाद फ्रुक्टोज है, चीनी होता है, शुगर, जो C12H22O11 जो होता है आपका शुगर। और बात कर ले प्रोटीन का, तो प्रोटीन है जो एमिनो अम्ल का बना होता है, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल, जिसमें 10 जो होता है आपका बॉडी में बनता है और 10 जो है आपका खाना के माध्यम से। और इसका खोजा था ब्राजीलियस ने, प्रोटीन को खोजा था ब्राजीलियस ने। और प्रोटीन के कमी से जो रोग होता है वह होता है क्वासिकियोर, क्वासिकियोर नामक रोग होता है, या इसी को दूसरा नाम है मरम्मस। यह बच्चों में होता है, और बच्चों में हड्डी का सूखना प्रोटीन के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। लैंगिक जनन यानी सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन। तो लैंगिक जनन जो कर रहा है, कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन, इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1855 में रॉल्फ विंचो ने दिया था, और उसने ही पहली बार बताया कि कोशिका का विभाजन होता है, पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। और उसने कोशिका का विभाजन 3 रूपों में बताया, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन जो होता है चला, असूत्री विभाजन होता है, अ माने नहीं, असूत्री एमियोसिस। तो असूत्री विभाजन जो होता है चला, वह होता है बैक्टीरिया वगैरह में, जीवाणु में, नीलहरित शैवाल में, ईस्ट में। यानी जो एक ही कोशिका है, एकल कोशिका होता है, एक कोशिकीय जीव होते हैं, उसमें होता असूत्री विभाजन, एमियोसिस, यानी उसमें कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है। दूसरा है समसूत्री विभाजन, यह होता है कारिक कोशिकाओं में, कारिक कोशिकाओं में होता है। और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें एक मेल होंगे, एक फीमेल होंगे, नर और मादा, जैसे मनुष्य, जीव और जंतु सभी में जो होता है। तो करा लैंगिक जनन होता है, इस सभी में क्या होता है, लैंगिक जनन। जैसे जानते हैं कि नर और मादा जब दोनों का क्रोमोसोम में मिलता है, पता ही है कि क्रोमोसोम का खोज किया था वाल्डेयर ने, और मनुष्य में होता है 46 गो, और पेयर में कहेगा तो 23 गो होता है, 23 पेयर, जिसमें लड़का जन्म लेता है 22 प्लस X और Y अलग अलग मिलेगा तो, और लड़की जन्म लेती है XX से। और डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में इसकी संख्या 47 हो जाता है। तो अर्धसूत्री कहेगा तो जीव
और सभी जंतु में जो होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। और कोशिका द्रव का विभाजन था। कोशिका द्रव जो होता है आप जानते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, जीव द्रव का ही दो भाग होता है। कोशिका द्रव जो होता है वह कोशिका और झिल्लियों के बीच में पाया जाता है, और केंद्रक द्रव कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। और कोशिका का विभाजन बता ही दिया 1855 में रॉल्फ विंचो ने बताया था। और तीसरा है समसूत्री अर्धसूत्री दोनों, आंसर हो जाएगा यहां पर आपका अर्धसूत्री। और असूत्री विभाजन कहेगा, असूत्री विभाजन एमियोसिस, एमियोसिस ये होता है एक कोशिकीय जीव में, एक कोशिकीय जीव मुख्य रूप से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, ये सब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, बेटी बेटी रोग लिखा गया यहां पर, गलत है आपका टाइपिंग, बेरी बेरी रोग होगा, बेरी बेरी। तो कह रहा है कि बेरी बेरी रोग किसके कारण, तो हमने बताया है विटामिन ए के कारण जानते हैं, बी सी डी ई और के। विटामिन ए के कारण जो होता है रतौंधी, सबको मालूम है। बी का कारण होता है बेरी बेरी, बेरी बेरी। सी के कारण आप लोग को पता है क्या होता है, स्कर्वी। डी के कारण होता है रिकेट्स। ई के कारण होता है नपुंसकता। और विटामिन के कारण होता है रक्त का थक्का ना बनना। और इसका जो मूल स्रोत है, ए का है आपका गाजर, बी का है आपका गोल्डन राइस मूंगफली, गाय का दूध और मांस, सी होता है खट्टा फल, डी होता है सूर्य का प्रकाश, ई होता है आपका अंकुरित अनाज चना वगैरह, और के का अच्छा स्रोत है हरे पत्तेदार पालक वगैरह। और इसका जो कहेंगे रासायनिक नाम, तो ए का है रेक्टिनोल, बी थाइमिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी रिकेट्स, सॉरी डी कैल्सीफिरॉल, ई होता है टेकोफेरॉल और के होता है निप्टोक्यूनोन। तो यहां कह रहा है कि बेरी बेरी, तो हो जाएगा आंसर कौन, विटामिन सी से हो जाएगा स्कर्वी, डी से रिकेट्स, और ए से तो पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बात किया जाए हड्डी का, हड्डी के बीच जो होता है, जैसे देखेंगे ये जो हड्डी होता है, दो हड्डियों के बीच में जो गैप होता है वहीं पर ब्लड का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अस्थि मंजा, या अंग्रेजी में उसी को हम लोग कहते हैं रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं, बोन मेरो, या इसी को कहते हैं अस्थि, अस्थि मज्जा। यहां पर ही ब्लड का निर्माण होता है आपका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, इसी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। और इसका मृत्यु जो होता है रक्त का, वह होता है प्लीहा में, या उसको कब्रगाह भी कहते हैं, स्प्लीन उसको प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। तो आइए मांसपेशियां जिसको कहेंगे बॉडी में जो है, हमारे बॉडी में इसकी कुल संख्या 639 होता है, लेकिन एग्जाम में 656 भी देता है। अब समझिए, दो हड्डियों को बीच में जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, लिंगामेंट। दो हड्डी को आपस में जोड़ता है लिंगामेंट, और हड्डी प्लस मांस को जोड़ता है टेंडन, और मांस दो सिलियरी मांसपेशियों को जोड़ने वाला एडिपोज होता है। तो इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घाव को भरने में, घाव को भरने के लिए कौन सा विटामिन का प्रयोग किया जाता है, तो हमने बताया विटामिन के जो है ब्लड से संबंधित है, और विटामिन बी जो है आपका थोड़ा जानेंगे, एक होता है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 समझेंगे। B1 जो होता है आपका रेक्टिनॉल, ये होता है आपका B2 जो होता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, और 3 जो होता है, याद रखेंगे इसको,
पैंथोनिक, पैंथोनिक। B5 जो होता है आपका नियासिन। B6 पैराडॉक्सिन। और B7 जो होता है आपका बायोटीन। B9 होता है आपका फॉलिक एसिड। इस तरह से याद रखेंगे। एक होता है B12 जिसको हम लोग कहते हैं साइनोक्वालमीन, साइनोक्वालमीन जो कैंसर में सहायक होता है। चलिए, तो याद रखिएगा यहां पर आंसर कौन हो जाएगा। घाव को भरने के लिए कह रहा है तो घाव को भरने में होता है आपका ये। और विटामिन बी जो होता है आपका बेरी बेरी। और ई जो होता है आपका नपुंसकता, बांझपन। जंतु का जो सबसे बड़ा समूह होता है उसको क्या कहते हैं। तो जंतु का जो सबसे बड़ा समूह होता है, संघ होता है, उसको हम लोग कहते हैं आर्थ्रोपोडा। यह जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। मोलस्का में कौन आता है। मोलस्का में आता है आपका जोंक प्लस केचुआ, जिसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। यह मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है। और आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे जीव आ जाएंगे, मक्खी, तिलचट्टा, यह सब जीव आते हैं। तो इस तरह से आप लोग को याद रखना है। जैसे जीव विज्ञान में आप पढ़े होंगे, अरस्तु ने भी जीवों को दो भागों में बांटा, लिनियस ने भी दो भागों में बांटा। लेकिन एक वैज्ञानिक थे हिटकर, जो 1969 में जीवों को 5 भागों में बांटा था। मोलस्का, मोलस्का, फिर हो गया पादप, मोलस्का, पादप, और उसके बाद जो है आपका मोलस्का था, पादप था, और 3 और है आपका जंतु, वनस्पति। इस तरह से 5 भागों ने हिटकर ने 1969 में बांट दिया था जीव जगत को। और अरस्तु ने 2 भागों में बांटा, लिनियस ने भी 2 भागों में बांटा। और वर्गीकरण के जनक जो है लिनियस साहब को कहा जाने लगा। उन्होंने जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान नाम दिया था। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है, सबसे बड़ा वह होता है लीवर। और सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि जो होता है, मिश्रित कहेगा तो वो होता है अग्नाशय। और सबसे छोटी कहेगा छोटी तो वो होता है पीयूष ग्रंथि, जिसका वजन 0.6 ग्राम होता है। और यह मस्तिष्क के पीछे पाया जाता है। और यहां से बार बार क्वेश्चन बनता है, शरीर का वृद्धि एवं विकास, शरीर का वृद्धि और विकास का जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन वह किस ग्रंथि से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। और बात कर ले किडनी का, इसको बॉडी का छन्ना भी कहा जाता है। इसकी इकाई जो होता है नेफ्रॉन। यहां से एग्जाम में पूछता है, किडनी की इकाई को कहेंगे नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई होता है न्यूरॉन। और जीन की इकाई क्या होता है, आप लोग जल्दी से ना बताएंगे। इस तरह से पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, आयोडीन। आयोडीन के कमी से हम लोग जानते हैं कि थायराइड होता है। और आयोडीन के कमी से आप लोग को पता है कि कौन सा रोग होता है एग्जाम में, घेघा, घेघा रोग होता है। और आयोडीन का जो है नियंत्रण थायराइड ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो जिसका भी आप लोग लग रहा है कि बिहार पुलिस का फॉर्म, जिसमें जो भी बच्चे पिछले बार फिजिकल में छट गए हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो आप रिटेन जो
पिछले बार निकाले उनका इस बार भी तो होना ही है। आप अभी से क्या कीजिए, फिजिकल का तैयारी शुरू कर दीजिए। अब बहुत सारे बच्चे गर्ल्स ऐसे हैं जो सोचते हैं कि रिजल्ट आने के बाद हम करेंगे बिहार पुलिस की तैयारी फिजिकल का। नहीं, अगर आपका नंबर 35 भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है, तो हम गारंटी लेते हैं ये 3 महीना में जो 12 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, और अपना डेट आप 12 जुलाई को ही मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है 12 जुलाई को है। भले ही एग्जाम 30 अगस्त तक होने वाला है, लेकिन हम लोग को तैयारी मान के चलना है कि 12 जुलाई को करना है। तो जो भी बच्चे जिनका भी एग्जाम है, या जो बच्चे छट गए हैं फिजिकल में, तो हम और ये भी कहते हैं जो भी बिहार पुलिस के फॉर्म भर रहे हैं उनसे मेरा यह निवेदन है, जो पिछले बार के इस बार जो छठे हैं फिजिकल में, वो आपसे ज्यादा हमको दुख होता है। मेहनत करते हैं आप लोग के लिए रिटर्न के, और रिटर्न करने के बाद अगर फिजिकल में आप छटते हैं तो दिल टूट जाता है। तो हम यही कहेंगे जिनका फिजिकल हो पिछला छठे हैं वो अभी से जाके फिजिकल शुरू करेंगे, थोड़ा कम दौड़ेंगे। अभी आराम से सबसे पहले आप लोग एक टारगेट बनाइए, वहां दौड़ना है हमको 1 मील यानी 1600 मीटर। तो वहां हम अभी 1600 मीटर न दौड़कर 3 किलोमीटर का प्रैक्टिस करेंगे, और हम अपने दम को पचाएंगे, स्टेमिना बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं एक प्रैक्टिस लगाएंगे। और कल से 7 बजे से हम आप लोग को बिहार पुलिस या बिहार एसएससी जो भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं वो आप लोग जुड़िए, और रिजल्ट का गारंटी हम लेते हैं राहुल यादव सर। लेकिन हम बाबू रिटेन तक ही हैं, फिजिकल तुम्हारा बॉडी फिटनेस खुद करना होगा। एक नाम एक कहावत है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो व्यक्ति अपना बॉडी का मेंटेनेंस नहीं करेगा, अपने शरीर को ध्यान नहीं देगा, तो वह एक जंतु के समान है। तो आप लोग जंतु ना बनिए, आपके साथ है आपके टीचर, आपके माता पिता, सभी का जुड़ा हुआ है। तो उन सभी को देखते हुए इसी अभी से लग जाइए और फिजिकल को तैयारी कीजिए। हम लोग 1600 मीटर नहीं अभी फास्ट दौड़ेंगे, अभी आराम से आधा घंटा का प्रैक्टिस करेंगे, अपने बॉडी को स्टेमिना को बढ़ाएंगे। तो इस तरह से आप लोग तैयारी कीजिए। रिजल्ट का गारंटी मैं लेता हूं कि आपका रिजल्ट होगा। तो जो भी बच्चा रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो कल से 7 बजे से जरूर जुड़िए कैरियर कैंपस में, और यहां पर आपको डेली क्लास मिलेगा जिसमें आपका प्रीवियस क्वेश्चन होगा, थ्योरी भी बताएंगे। जो भी टॉपिक पढ़ाना होगा हमको, तो टॉपिक पढ़ाने के बाद उसका प्रीवियस क्वेश्चन का एमसीक्यू कराते चलेंगे। और रिजल्ट के 100% गारंटी लेते हैं कि जो बच्चे अभी से जुड़ेंगे तो 12 जुलाई का जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम आपके हाथों में होगा। तो चलिए मिलते हैं आगे क्लास में। एक और क्वेश्चन है बचा हुआ, देख लेते हैं। तो कह रहा है आयोडीन का प्राथमिक स्रोत। आयोडीन तो आप लोग जानते हैं कि नमक में रहता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड भी होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। तो यहां कह रहा है कि प्राथमिक स्रोत, जैसे हम लोग चावल खाते हैं तो चावल तो प्राथमिक नहीं है, खेत में पहले धान उपजेगा, धान आने के बाद जो उसका प्रोसेस है वो होगा, उसके बाद चावल मिलता है। तो नमक जो है आयोडीन आपको डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, ये इसका जो प्राथमिक स्रोत कहाँ होगा। नमक जो है समुद्र से तैयार किया जाता है, समुद्र के फेन से होता है। और इसके लिए भारत में एक आंदोलन चला था, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को चालू किया था। तो आपको इसमें टाइप करके भेजना है कि महात्मा गांधी ने जो इस आंदोलन शुरू किया था, इस आंदोलन में सबसे ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया था। तो बताइएगा आप लोग कि इसमें कितना व्यक्ति भाग लिया था टोटल, और कितना पैदल चल के यात्रा किया था और दांडी पहुंचा था। और यह आंदोलन साबरमती आश्रम से उन्होंने शुरू किया था। तो आपको टाइप करके ही बताना है कि उन्होंने पद यात्रा कितना किया था और कितना लोगों के साथ उन्होंने तय किया था। तो बात करते हैं तो इसका जो होता है समुद्री घास, इसलिए कि समुद्र में जो होने वाला जो शैवाल वगैरह है, घास है, उसी में पहले फेन तैयार होगा, तो उसी में से छाना जाता है, बाहर निकाला जाता है, उसे प्रोसेस के द्वारा बाद में नमक तैयार किया जाता है। इसलिए नमक भी आया था, एक नाम था डांडी। तो चलिए नमक जानते हैं, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, और इसका नियंत्रण जो करता है आपका थायराइड ग्रंथि, और इसके कमी से जो रोग होता है
वह होता है घेगा, गला को प्रभावित करता है, लटक जाता है, आप लोग जानते हैं पहले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। आनुवांशिक, ए बउआ एकदम फिक्स क्वेश्चन है, चाहे जैसे दे। आनुवांशिकता का पिता किसे कहेंगे, आनुवांशिकी क्या है, आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो या हम कहेंगे आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ आनुवांशिकता का कहते हैं जीनेटिक्स, फादर ऑफ जीनेटिक्स। तो जल्दी से ना तुम्हें को बताएगा, जो जॉन मेंडल था, ग्रेगरी जॉन मेंडल, वह कौन सा पौधा का चुना था, तुम्हें सब टाइप करके बताएगा। तो यहां कह रहा है आनुवांशिकी, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं जीनेटिक्स, आनुवांशिका के जनक कहा जाता है, जानता है तो ग्रेगरी जॉन मेंडल को, ग्रेगरी जॉन मेंडल को। लेकिन आनुवांशिक शब्द का प्रयोग जो किया था, शब्द का प्रयोग जो किया था, वह किया था वाटसन ने। वाटसन ने प्रयोग किया था इसका पहली बार, जेम्स वाटसन ने। और लुइस पास्चर जान रहा है, यह दिया था पोलियो का, पोलियो का, या हम कहेंगे दूध का पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन जो 2 बार में होता है, 62 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है 30 मिनट के लिए, और 72 डिग्री पर जो होता है आपका 15 सेकंड के लिए। यह किया था ग्रेगरी जॉन मेंडल जो है, यह इसका क्या कहलाते हैं, पिता कहलाते हैं। चार्ल्स डार्विन, जिन्हें नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक प्रवर्धन, नेचुरल सिलेक्शन दिया था। और लुइस पास्चर, जेम्स पास्चर को बता ही दिए, इसने उसका नामकरण किया था, इसने उसका नामकरण किया था। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे, अब खत्म हो गया है। अगर आप लोग अपना रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो कल से जुड़िए 7 बजे से लाइव क्लासेस में, कैरियर कैंपस, यहां पर आपका रिजल्ट बनेगा। और जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं अभी से फिजिकल का तैयारी शुरू कर दें। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो एक बार अपना मैसेज टाइप करें और वहां पर लिखे, क्योंकि आपका रिजल्ट केवल आपके मेहनत से नहीं होता है, इसमें टीचर लोग, हम लोग भी मेहनत करते हैं, रात रात भर आपको बैठ के क्वेश्चन तैयार करते हैं। अगर फिजिकल में रिजल्ट गिराते हैं तो बहुत दुख होता है। तो हम चाहते हैं फॉर्म भरिए। अभी हम 1600 मीटर दौड़ना है हमको 6 मिनट में, तो 6 मिनट ना दौड़कर हम लोग अभी 30 मिनट दौड़ेंगे, 60 मिनट दौड़ेंगे, 1 घंटा तक राउंड अप मारेंगे। स्पीड नहीं, पहले स्टेमिना बनाएंगे, और जब स्टेमिना सही होगा तो रिजल्ट भी जरूर होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। राहुल यादव सर, कैसा रहा? अच्छा।